Okay friends, let's move towards our main topic, which is name is pharmaceutical industry, job chances and alternatives. First of all, I would like to tell you that I will communicate in Hindi because I want to reach to every students which are not from English medium. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जॉब चांसेस और अल्टरनेटिव्स। इस टॉपिक के वेरियस कंटेंट्स है। सबसे पहला फार्मेसी का क्या स्कोप है, दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं, तीसरा कि जॉब सर्च कैसे करेंगे, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, चौथा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन से वेरियस डिपार्टमेंट्स रहते हैं, पांचवा और सबसे मेन पॉइंट जो हर स्टूडेंट के मन में क्रिएट होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या सैलरीज मिलती है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरियाज रहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, इसके बारे में भी हम इस पावर पॉइंट में बताएंगे। 6 नंबर पॉइंट है फार्मा इंडस्ट्री का प्रोसेस फ्लो क्या रहता है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कौन से सॉफ्टवेयर्स हम फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इस पावर पॉइंट में मैंने कवर नहीं किया है, एकेडमिक टॉपिक सिलेबस ऑफ फार्मा सब्जेक्ट्स। इस पे मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एकेडमिक टॉपिक के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, स्कोप ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है। जो भी स्टूडेंट्स फार्मा ग्रेजुएट्स और मास्टर्स है उनके लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ रहती है, जैसे कि टैबलेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लिक्विड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पैरेंटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और ये स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी जॉब पा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स और मास्टर्स फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जॉब पा सकते हैं। एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी वो एंटर हो सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में आपके लिए जॉब वैकेंसीज रहती है। कॉर्पोरेट क्यूए में भी आप जा सकते हो। ये सब हो गया फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। अब देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला तो आता है आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में भी आप जॉब पा सकते हो। इसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इसमें आप पीवी और वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। डाटा एनालिस्ट के रोल में भी आप उसमें जॉब कर सकते हो। इसके अलावा भी फार्मासिस्ट के पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस रहते हैं। आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रोल में भी जॉब कर सकते हो, जिसमें आप हॉस्पिटल्स, डिफेंस या बैंकिंग, रेलवेज़ में आपके लिए वैकेंसीज रहती है। इसके बाद आप क्लिनिकल ट्रायल्स में भी जॉब कर सकते हो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर झेलना पड़ता है। उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हो। अगर इस जॉब के बारे में आपका किधर भी नहीं हो पा रहा है तो सबसे लास्ट जो भी ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि आप रिटेल या होलसेल खोल सकते हो, वहाँ पे ओनर के रूप में आप रहोगे। और इसमें भी आप अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कम होने की वजह से आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी प्राइवेट मेडिकल में जॉब कर सकते हो, उससे तो आपकी आमदनी बन जाएगी। तो कहीं पे ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप फार्मा ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हो। और सबसे लास्ट जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो है फार्मासिस्ट क्लिनिक भी आप खोल सकते हो, जो कि आजकल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। इसके लिए आपको 2 साल का एमबीबीएस के अंडर प्रैक्टिस का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये पॉइंट तो सब स्टूडेंट को कॉमन है, फिर भी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो कि फार्मा इंडस्ट्री क्या है आपको ज़रूर पता होना ही चाहिए। तो देखते हैं क्या है फार्मा इंडस्ट्री।
Industry in which various pharmaceutical dosage form prepared like solid, liquid, capsule, injectable, pills, suppository by following GMP and GDP to produce consistent quality, safety, efficacy of the drug product to produce a biological effect। मतलब जो भी इंडस्ट्री जिसमें जीएमपी और जीडीपी फॉलो करके एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म प्रोड्यूस किया जाता है जो अच्छी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और बायोलॉजिकल इफेक्ट दे पाए, तो उसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। चलो तो दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट कि जॉब कैसे सर्च किया जाता है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे और इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे कि आपको जॉब पाने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर बी फार्मा और एम फार्मा अपेयर है या पास आउट हुए हैं, उनको अपना सबसे पहले रेज्यूम अपडेट करना पड़ेगा। वो रेज्यूम naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड जॉब्स पे अपलोड करना पड़ेगा। और बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे फार्मा ट्विटर और बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, जॉब पोर्टल्स आते हैं, उन पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप कंसल्टेंसीज़ का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन से ये ऑप्शंस आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। एक पॉइंट हो गया आपका रिज्यूम अपडेशन का और जो भी वेबसाइट्स होंगे उस पर आप रिज्यूम अपडेट करने का। तो दूसरा पॉइंट है आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप इंग्लिश में रीड, राइट और फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हो तो आपके जॉब चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है या थोड़ा बहुत भी 50% बोल सकते हो तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशंस वीक रहता है तो आपको अनदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हम आगे जाके देखेंगे कि क्या क्या स्किल आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो अगला पॉइंट आता है कि अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशंस वीक है तो आप कौन से स्किल डेवलप कर सकते हो, जैसे कि SAP, SCM और इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग लाइक HPLC, GCMS, LCMS, इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। SAP किसको कहते हैं, जैसे सिस्टम एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट रहता है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है। SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। HPLC, GCMS, LCMS तो आपको पता ही होगा, ये तो इंस्ट्रूमेंट है एनालिटिकल, जिसके रिगार्डिंग अगर आप कोई छोटा मोटा कोर्स करते हो 6 महीने के, मेरे ख्याल से 6 महीने के कोर्सेस रहते हैं, तो आपके जॉब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडेड डिप्लोमा कोर्सेज भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ मत कीजिए। तो अब बात आती है जब भी आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आता है तो कैसे उस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करोगे। समझो अगर आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आ गया तो सबसे पहले आप गूगल पे उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सर्च कीजिए। जैसे कि कोई और आपका दोस्त हो उस कंपनी में, तो उनको पूछिए कि वहाँ पे कौन से डोसेज फॉर्म प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि आप उस डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो और इंटरव्यू के टाइम पे आप वो बोल सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कौन से डोसेज फॉर्म प्रिपेयर किए जाते हैं तो आपको इंटरनेट पे वो मिल जाता है, और डेफिनेटली अगर उसी रिगार्डिंग डोसेज फॉर्म रिगार्डिंग आप पढ़ के जाओगे तो इंटरव्यू में आप बोल सकते हो। ऐसा बहुत बार पाया गया है कि लड़के इंटरव्यू में पढ़ के कुछ अलग जाते हैं और इंटरव्यूअर उसी डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करता है जो उसमें काम कर रहा है। ये तो हो गया कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आप देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है। सबसे पहले तो इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चंस पूछे उसके सही से आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला उसका क्वेश्चन रहता है
कि आपका नाम क्या है, उस टाइम पे आपको आपका फुल नेम बताना है। फिर बाद में वो पूछेगा आपका एजुकेशन क्या है, तो लास्ट एजुकेशन बताना है, ना कि आप पहले वाला एजुकेशन डिस्क्राइब करते बैठो। ठीक है। उसके बाद में आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। उस टाइम पे आपको बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे पिताजी है तो फार्मर है तो फार्मर बताना है, माँ है तो माँ हाउसवाइफ जो भी हो जॉब करते हैं, तो वैसा आपको बताना पड़ेगा। इंटरव्यूअर जब भी कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आपको शॉर्ट में उसको जो आंसर सही है वही बताना है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता नहीं है तो कृपया उसका गलत जवाब मत दीजिए। जो भी आपको आंसर पता है वो शॉर्ट में दीजिए, क्योंकि आप अगर एक्सप्लेन करने बैठोगे तो इंटरव्यूअर उसी बात पे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको दिक्कत वाला काम हो सकता है। उसके बाद में पॉइंट आता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एचआर आपको सैलरी के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन पूछेगा। उस टाइम पे आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो कंपनी कौन से स्केल की है। अगर कंपनी स्मॉल स्केल है तो ज़्यादा सैलरी मत मांगिए। अगर मिडल स्केल है, एक मिडल रेंज में सैलरी मांगना। अगर हाई प्रोफाइल कंपनी है तो एक एवरेज सैलरी मांगो। जब भी आप सैलरी एक्सपेक्टेशन उनको बताते हो तो आगे नेगोशिएबल वर्ड ज़रूर उसके साथ अटैच करना। एचआर सिलेक्शन के बाद में पॉइंट आता है कि आपको कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं है। समझो कोई स्टूडेंट रहते हैं कि एट ए टाइम 2 या 3 कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे दोनों तीनों जगह सिलेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको कैसे चूज़ करना है कि कौन सी कंपनी में आपको ज्वाइन करना है। तो एम्बिशन बॉक्स और नौकरी.com दोनों वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयज़ और करंट एम्प्लॉयज़ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग रिव्यूज़ देते हैं। वो रिव्यूज़ अलग अलग रिव्यूज़ एनवायरनमेंट के बारे में रिव्यूज़ रहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट का कल्चर क्या है, या फिर क्या सैलरीज ऑफर की जाती है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी वहाँ पे बताया जाता है। तो ये वेबसाइट्स पे आप सर्च कर सकते हैं। इंटरव्यू से पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो उस टाइम पे आपको क्या सैलरी मांगनी है ये तो आप इंटरव्यू के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि एचआर आपको उस टाइम पे उतना टाइम देता है ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो आप अगर फ्रेशर हो तो ज़्यादा सैलरी के चक्कर में मत पड़ो, जो भी ऑफ़र आती है उसको एक्सेप्ट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वेरियस डिपार्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं। आपको इन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में जाके उन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल हो। तो देखते हैं एक एक करके कि फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में सबसे कोर डिपार्टमेंट आता है प्रोडक्शन। बाकी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जैसे कि क्यूए, क्यूसी, पैकिंग, आरएम, पीएम, आईटी, ये इस पूरे डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। अब ये कैसे सपोर्ट करते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आगे मैंने इस पे स्लाइड्स भी बनाई है। तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी रहते हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, पैकिंग डेवलपमेंट रिसर्च है। ये सारे डिपार्टमेंट भी
फार्मा इंडस्ट्री में रहते हैं। कोई कोई स्मॉल स्केल कंपनी रहती है तो ये सब डिपार्टमेंट वहाँ पे पाए नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें आपको ज़रूर प्रोडक्शन QA QC पैकिंग RM PM इतने तो डिपार्टमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी डिपार्टमेंट जो नीचे दिए गए IT से PDR तक, वो डिपार्टमेंट ज़्यादातर मिडल स्केल कंपनी या हाई प्रोफाइल कंपनीज़ में अवेलेबल रहते हैं। उनके फैसिलिटी पे डिपेंड रहता है कि उनको कैसे वर्क लेना है। अगला पॉइंट है जो कि हर स्टूडेंट के मन में हमेशा क्रिएट होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में कितनी सैलरी मिलती है और क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया लगता है। तो देखते हैं एक एक करके। फार्मा इंडस्ट्री ज़्यादातर 3 टाइप की रहती है। एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरी है मिड स्केल इंडस्ट्री, तीसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादातर 1.3 से 1.8 लाख पर एनम तक सैलरी ऑफर की जाती है। मिडिल स्केल में ज़्यादातर 1.5 से 2.3 लाख पर एनम तक दिया जाता है और लार्ज स्केल में ज़्यादातर 2 लाख से 3 लाख तक ऑफर किया जाता है। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर या जो भी सैलरीज ऑफर की जाती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। कंपनी का टर्नओवर कितना है और वहाँ का मैनेजमेंट क्या बोलता है, HR सिस्टम ने क्या पॉलिसी बनाई है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या क्या लगता है। Generally, your job department in pharma industry depend upon your subject और स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप स्पेशलाइजेशन करते हो एम फार्मा में, समझो आप सुटिक्स सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किए हो तो आपको ज़्यादातर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्रेफर किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप उसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हो या बाकी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट ज़्यादातर सुटिक्स में पढ़ा है तो उसको वहाँ प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया सुटिक्स के रिगार्डिंग। अगर कोई केमिस्ट्री करता है तो वो ज़्यादातर QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में सिलेक्ट किया जाता है। AME जैसे कि एनालिटिकल, उसको AME को एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन बोलते हैं। ADL और ARD इसके सिनोनिम्स ही है। तो केमिस्ट्री पर्सन इन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स IT फील्ड या क्लिनिकल ट्रायल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, उनको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ सब टेंटेटिव पॉसिबिलिटीज़ है और वो डिपेंड करती है कंपनी पॉलिसी पे कि कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूट करना है। यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ज़्यादातर 99% बी फार्मा का क्राइटेरिया रहता है। कोई कोई कंपनियाँ भी ऐसी है कि डी फार्म को भी फार्मा इंडस्ट्री में सिलेक्ट करती है या डी फार्म को भी रिक्रूट करती है। वो डिपेंड करता है उस कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्लो ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है और आपका ड्रीम है कि आपको फार्मा इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, तो आपको कुछ बातें फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जाननी चाहिए। क्या प्रोसेस फ्लो रहता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में सबसे पहले QA में बनता है BMR। BMR अप्रूव होने के बाद में वो जाता है RM डिस्पेसिंग में। RM स्टोर बोलते हैं। RM मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल, जहाँ पे आपका API, एक्सिपिएंट और कलर डिस्पेंस किया जाता है।
उसके बाद में वो जाएगा ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट में, जो भी रॉ मटेरियल है तीनों के तीनों। कलर किस केस में कलर निकालेंगे, अगर उस टैबलेट में कलरेंट है तो कलर निकालते हैं, कोटिंग के टाइम पे भी कलर निकालते हैं। तो ये एक्सिपिएंट और एपीआई ये जाएंगे ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग चलेगा, जैसे कि शिफ्टिंग, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, जो भी एप्लीकेबल हो उस प्रोडक्ट के लिए। फिर बाद में साइजिंग होगा, उसके बाद में ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग किस लिए करते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए ब्लेंडिंग करते हैं। ये हो गया आपका ग्रैनुलेशन पार्ट, वहाँ पे आपके ग्रैनुल्स फॉर्म हो गए। उसके बाद में आपका ये ग्रैनुल जाता है कॉम्प्रेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे कॉम्प्रेशंस मशीन्स रहती है, उस कॉम्प्रेशन मशीन में आपके टैबलेट्स तैयार होंगे। तो ये टैबलेट्स अगर समझो इसको कोटिंग एप्लीकेबल है तो कोटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे कलरेंट का सॉल्यूशन बना के उस पर कोट किया जाएगा। अगर कोटिंग नहीं है तो कॉम्प्रेस टैबलेट सीधा पैकिंग में जाते हैं, अगर कोटेड है तो कोटेड टैबलेट पैकिंग में जाएंगे। पैकिंग में वहाँ पे जो भी पैकिंग मटेरियल है उसको पीएम बोलेंगे, तो वो उस पैकिंग मटेरियल में पैक किए जाएंगे, कार्टस में पैक किए जाएंगे, वो शिपर्स में पैक किए जाते हैं। और ये जो सैंपल्स हैं ये फाइनल क्यूसी एनालिटिकल टेस्टिंग को जाता है। और अगर आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट क्यूसी एनालिसिस पास होता है तो COA रिलीज़ करता है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। COA रिलीज़ होने के बाद में वो बैच फिर बाद में बैच कार्ड QA रिलीज़ के लिए QA के पास आता है और वो QA रिलीज़ करता है। उसके बाद में जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ होता है। ये हो गया प्रोसेस फ्लो ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है फार्मा इंडस्ट्री में कौन से डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो कि मैं एक स्लाइड में कवर नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस पॉइंट्स पे अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, अगर कोई भी बैच मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसको BMR लगता है। BMR का मतलब है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। और कोई भी बैच पैकिंग करना है तो उसको BPR लगेगा। BPR का मतलब है बैच पैकिंग रिकॉर्ड। इससे पहले MFR या PS, MMD और QC सीट प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स लगते हैं। जैसे कि ये प्री वैलिडेशन में ज़्यादातर लगता है। QC सीट्स तो आपको कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स एनालाइज किया जाता है उस टाइम पे लगते हैं। और MFR या PS और MMD ये सबसे पहले आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा R&D से तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। MFR का मतलब है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, या PS का मतलब है फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, MMD का मतलब है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट। ओके, प्रोटोकॉल और रिपोर्ट्स ये वैलिडेशन बैचेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसके हिसाब से उसका सैम्पलिंग होता है और वैलिडेशन बैच कंडक्ट की जाती है। रिपोर्ट उस पे से ही भरा जाता है। प्रोटोकॉल और BMR BPR पे से रिपोर्ट भरा जाता है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रहती है ये पूरी QA के अंडर कंट्रोल्ड रहती है, जिस पे कंट्रोल का स्टैम्प भी आएगा और उसका इश्योरेंस QA ही करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं।
वैसे तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती है, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट उस पर कितना खर्चा करती है। ज़्यादातर सैप मतलब SAP सिस्टम एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। वैसे ही उसके साथ में ट्रैक वाइज SCM, ट्रैक एंड ट्रेस, लिम्स, ये भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रैक वाइज चेंज कंट्रोल और डेविएशन के लिए यूज़ किया जाता है। SCM भी सैप की तरह ही है। ट्रैक एंड ट्रेस एक पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लिम्स ये QC रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, टैबलेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो टैबलेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। RMG मतलब रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर, जिसमें ग्रैनुल्स बनाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। ABD फ्लूइड बेड ड्रायर, जो भी ग्रैनुल्स बने हैं उसमें ड्राई किए जाते हैं। ब्लेंडर, जिसमें ब्लेंडिंग किया जाता है API और एक्सिपिएंट्स का। ब्लेंडिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको API और एक्सिपिएंट यूनिफॉर्मली मिक्स होके मिले। उसके बाद में कंप्रेशन मशीन, ये भी अलग अलग टाइप की कंप्रेशन मशीन रहती है, मैं उसके मेक और मॉडल बाद में बताऊंगा। कोटिंग मशीन में आपको टैबलेट कोट करके मिलती है। और लास्ट में पैकिंग मशीन। ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितना खर्चा करने के लिए तैयार है कौन से इक्विपमेंट के लिए। तो ये पूरा डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट के ऊपर के कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। जैसे कि RMG में गैनसन है और बहुत सारे मेक्स है। ABD में भी अलग अलग मेक आते हैं। फिर ब्लेंडर कंप्रेशन मशीन में भी अलग अलग मेक आते हैं, जैसे फेट्टे, लीगेसी, कैडमेक हो गया। कोटिंग मशीन में फिर अलग मशीन्स है, गैनसन्स है, पाम ग्लैड है। फिर बाद में पैकिंग मशीन में भी पाम के मशीन्स आते हैं और BQS के भी मशीन्स आते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपका टैबलेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। वैसे ही लिक्विड और पैरेंटल के लिए अलग आते हैं। उसका एक्सपोजर तो मुझे है नहीं, ज़्यादातर मैं टैबलेट के बारे में ही बता पाऊँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू ये वीडियो और पावर पॉइंट देखने के लिए। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट में पूछ सकते हो।